हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हो चला आगाज, रण में युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे क्या कि आज जो क्लास 10th के अंतर्गत जो आज आपकी है न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, उसमें आज आपकी ये पहली क्लास है, जहाँ पे हम लोग क्या है कि जो पहला चैप्टर है कक्षा 10 में विज्ञान का, उसका नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी हम लोग बात करेंगे क्या कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें जान लें कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है तो ये होता किसका है, तो प्रकाश का होता है। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में प्रकाश होता क्या है। तो पहले जो हमारी हेडिंग बनेगी ना, उसका नाम होगा क्या, प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे क्या कि प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो आप डेली लाइफ में क्या देखते हो कि जो भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास में या फिर हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में, तो हम जिस कारण से या फिर जिस घटना के कारण उन वस्तुओं को देख पाते हैं, वो क्या होता है, प्रकाश। जिन कारणों से उस वस्तु को देख पाते हैं वो होता है प्रकाश। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रकाश तो खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ से प्रकाश की अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा क्या बन के तैयार हुई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। भाई ऊर्जा ही तो है प्रकाश। आप देखिए, अगर ऊर्जा को आपको महसूस करना है तो आप दोपहर का टाइम हो, आप बाहर खड़े हो जाइए, आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि ऊर्जा है कि नहीं है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। लेकिन अगर किताब में बात की जाए तो किताब में इसकी परिभाषा क्या आपको देखने को मिलेगी कि प्रकाश एक प्रकार से आप कह सकते हो क्या, आवृत्त, मतलब आवृत्ति का मतलब ये हुआ कि संवेदना से लिया गया है। संवेदना की जिस प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुओं की संवेदना होती है। ठीक है, संवेदना क्या होती है, संवेदना का मतलब ये होता है कि जिससे हमें किसी चीज़ की जानकारी मिले। भाई जैसे मान लिया जाए कि मुझे कोई सुई चुभो दी जाए तो वहाँ से हमें क्या हुई, संवेदना हुई, उसी प्रकार से प्रकाश होता है। ठीक है, तो हम लोग सीधी परिभाषा लिखेंगे, ना कि किताब वाले। तो परिभाषा क्या बनेगी, लिखेंगे क्या परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से वस्तुओं को हम देख पाते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, परिभाषा, एक कंप्लीट परिभाषा क्या बन के तैयार हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ये हो गई क्या, प्रकाश की परिभाषा। आप इसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ सकते हैं। आप देखोगे जो भी वस्तुएं दिखाई देती सब प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। अब आगे बढ़ेंगे क्या कि जो प्रकाश होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वास्तव में गुण होता क्या है। भाई अगर गुण की बात की जाए तो गुण क्या यही होता है कि उसकी अच्छाइयों को बता दिया जाए, नहीं। गुण में क्या होता है कि किसी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के बारे में अगर बात की जाए ना, तब वह उसके गुण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम लोग अगली हेडिंग क्या बनाएंगे कि प्रकाश के गुण।
यानी प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग अगली क्या बनने वाली है, प्रकाश के गुण। ठीक है, ये है आपकी हेडिंग। अब यहाँ पे गुण, गुण का मतलब आप कह सकते हो क्या, क्वालिटी क्या क्या होती है, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लगभग 10 पॉइंट तो लिखने ही हैं जो बेहतर से बेहतर है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो पहला यहाँ पे गुण की बात करें तो कहता है कि जो प्रकाश है वह एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस बात का आप अनुभव करें। जैसे मान लिया जाए कि कभी देखोगे जो टाइम होता है, अभी भी आप देखोगे कि अभी 2-3 दिन से जो मौसम है वो खराब ही चल रहा है। तो दोपहर के समय क्या होता है कि जब बादल रहते हैं, बादल, तो आप देखोगे क्या कि जब तक तो बादल रहते हैं वहाँ पे धूप नहीं रहती, लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रकाश होता है एकदम सीधा चलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ऐसे चलता हो, नहीं, प्रकाश एकदम सीधा आपको चलता हुआ दिखाई देगा, आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो पहला पॉइंट बनेगा वो कह रहा है क्या कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। एक हो गया, एक हमारा क्या हुआ, गुण मिल गया। अब दूसरे गुण पे बात करते हैं। देखो प्रकाश का दूसरा गुण ये होता है कि प्रकाश निर्वात तथा वायु दोनों में चल सकता है। प्रकाश निर्वात तथा वायु दोनों में चल सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वायु का मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे वायुमंडल है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है कि वायुमंडल नहीं है तभी प्रकाश चलता है। जैसे बात की जाए चंद्रमा पे, चंद्रमा पे क्या होता है कि इतना अच्छा वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, प्रकाश नहीं चलता क्या, नहीं, बिल्कुल प्रकाश चलता है वहाँ पे। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको दैनिक जीवन से इससे भी जोड़ देता हूँ। जैसे बात की जाए कि आपने देखा होगा कि लोग मछलियों को पालने के लिए एक क्या करते हैं कि देखोगे घन टाइप का लेते हैं और उसके अंदर जो मछली होती है वो चला करती है। तब आप देखते हो कि अगर वास्तव में उसके अंदर अगर देखी जाए ना तो वैक्यूम होती है, वायु नहीं होती है। अब जब वायु नहीं होती है ना तो कहोगे कि जो मछली होती है वो कैसे जिंदा रहती है। तो मछली जो होती है वह तो जो ऑक्सीजन लेती है ना वो जल से ही ले लेती है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या प्रकाश नहीं जाता है, तो प्रकाश वहां पर भी जाता है। इसलिए याद रखना कि निर्वात का मतलब होता है कि जहां पे वायु ना हो, और जहां पे वायु हो उसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो याद रखना दूसरा इसका जो गुण मिल गया क्या कि प्रकाश निर्वात तथा निर्वात, मैं पीछे लिख देता हूं, जहां वायु ना हो, प्रकाश जहां वायु ना हो, ठीक। प्रकाश निर्वात तथा वायु दोनों में चल सकता है। ठीक, एक हो गया। अब यहां पे बात आती है काहे की, चाल की। तो यहां पे हम लोग देखेंगे जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो ये होगा कि प्रकाश की निर्वात तथा वायु में चाल। प्रकाश की निर्वात तथा वायु में चाल कितनी होती है, चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सेकंड होती है। ये हो गया, यहाँ पे इस पे आपको ध्यान देना है। ये हो गई क्या, प्रकाश की चाल हो गई। चाहे निर्वात में पूछेगा और चाहे वायु में पूछेगा, आपको दोनों में बताना है कि प्रकाश हो या निर्वात, दोनों में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये बन गया क्या आपका तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। अब चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह सूर्य से यहाँ पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। तो लगभग 499 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो अगला पॉइंट क्या बना कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 499 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो अगला पॉइंट क्या होगा
सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ, लगभग 1 मिनट भाई वेट कर लीजिए, लगभग सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय या 499 सेकंड का समय लेता है। ये हो गया क्या इसका जो है कि चौथी हो गई। अब बात करेंगे पांचवे की। ठीक, अगर बात की जाए सूर्य के प्रकाश की, तो जब सूर्य का प्रकाश चलता है, अगर यह जाए और कहाँ पे चंद्रमा में टकरा जाए और चंद्रमा में टकराने के बाद अगर पृथ्वी पर आए, तब उसे आने में लगभग 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे अगले पॉइंट पे बात करेंगे क्या कि अगला पॉइंट क्या बनेगा, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। हो गया भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए, अभी स्पेस है तो एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि जो सूर्य होता है, सूर्य की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है। वास्तव में अगर तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो उसका जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। तो एंगस्ट्रॉम में ही हम लोग क्या करेंगे, उसकी तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे। तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। यह भी पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे क्या कि 6वां पॉइंट ये कहता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से, ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। ठीक है, याद रखना। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितने 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है, कितने से 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो यहाँ पे नीचे तो मुझे लग रहा है कि स्पेस नहीं होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या कर तो नहीं रहा है। अब नहीं आएगा भाई, थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं 1-2 पॉइंट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ और ऊपर से लिखना स्टार्ट कर। 6 तक आपकी हो गए थे। अब हम लोग बात करेंगे 7वें पर। मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लें, उसके बाद में मैं ऊपर से ही लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहीं से चलिए। अगला इसका जो गुण होगा प्रकाश का, उस पर हम लोग बात करेंगे क्या कि अगला गुण क्या कहता है। 6 हो गए थे, 7वां गुण क्या होगा कि प्रकाश
प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, ये हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी 7 पॉइंट हो गए। अब 8वां पॉइंट आपका क्या बनेगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो जो 8वां पॉइंट है वो क्या कहता है, 8वां पॉइंट। अब कुछ चीज़ें मैं आपको 8वें पॉइंट को लिखाने से पहले मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक होता है क्या सघन, और एक आपको देखने को मिलेगा क्या विरल, सघन और विरल। अच्छा, इन दोनों का क्या मामला है, अगर आप अपनी दैनिक लाइफ में देखें तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ पे कोई चीज़ पास पास हो, पेड़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जैसे गांव में जो घर होते हैं वो पास पास हो, तो कहते हो क्या कि सघन है। लेकिन वही चीज़ जब दूर दूर हो जाए तब उसे कहते हो विरल हो। यानी अगर मैं यहाँ पे लाइनें बनाऊँ, ऐसे लाइनें बनाऊँ, तो जब पास पास हो जाएंगी तो आप इसे कहोगे क्या है, ये सघन है। लेकिन यहीं पे मैं इन चीज़ों को ऐसे दूर दूर बना दूं, तब आप कहोगे हाँ ये तो दूर दूर है, ये विरल है। तो एक हो गया, ये किसे कहोगे, सघन, और ये हो गया क्या, विरल। 2 चीज़ें। तो प्रकाश में क्या होता है कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में ज़्यादा। सीधी सी बात है कि आप इसको तो दैनिक लाइफ से ही जोड़ो। तो यहाँ पे देखोगे, जहाँ पे चीज़ें पास पास होंगी वहाँ में चलने में दिक्कतें होंगी, लेकिन जहाँ पे दूर होंगी वहाँ पे तो आप आराम से चलोगे। तो दोनों को याद रखना है क्या, कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में ज़्यादा होती है। तो ये अगला पॉइंट है, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको आपको याद रखना है, बनाना हो तो बाहर आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में ज़्यादा होती है, विरल माध्यम में ज़्यादा होती है। एक बार मैं इंक और डाल लेता हूँ भाई, तब तक आप इसे नोट कर लें। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो मेरा ये है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा डाल लेता हूँ, तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। एक बार मैं डाल लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पे। चलिए, बहुत अच्छे, आशा है आपने इसे नोट कर लिया होगा जब तक मैंने इंक डाली है तब तक। अब अगला पॉइंट बनाते हैं, और अगला पॉइंट लिखते हैं क्या, 9वां पॉइंट क्या होगा कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल की खोज रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, रोमर नामक वैज्ञानिक ने, रोमन था, रोमन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल की खोज की थी, प्रकाश की चाल की खोज की थी, चाल की खोज की थी। ये हो गया। यहीं पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे क्या, नोट पॉइंट बना के लिखेंगे कि नोट पॉइंट क्या कहता है कि प्रकाश की जल में चाल 2.25 × 10⁸ होती है। यहीं पे लिखेंगे क्या कि प्रकाश की जल में चाल 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। एक पॉइंट बन गया। यहाँ पे आप देखोगे क्या, एक और पॉइंट बनाओगे इसमें, ये पहला हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा क्या कि प्रकाश की कांच में चाल, प्रकाश की कांच में चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं भाई?
सारी बातें समझ में आ रही हैं, आशा है आपको समझ में आ रही होंगी। ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या बनेगा कि प्रकाश जो होता है वह दोहरी प्रकृति का होता है। अगला पॉइंट क्या बनेगा, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है, जरा मैं आपको समझा दूँ उसके बाद में लिखवा दूँ तो कुछ आपके हालचाल ही अलग रहेंगे, नहीं तो अगर छपवा दिया तो कहोगे सर ये समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या, पहले मैं पॉइंट को बना दूँ फिर उसी चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, दोहरी प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। बात समझ में आ गई है कि जो प्रकाश होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। अब ये दोहरी प्रकृति क्या है, जरा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे बात की जाए तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, जैसे आपके हाइगेंस साहब मिलते हैं और न्यूटन, मतलब जो वैज्ञानिक थे थोड़ा सा लेवल हाई लेवल का है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखोगे कि जब प्रकाश की बातें हो रही थी, उस पर लगातार खोजें हो रही थी, तो वहाँ पे दो वैज्ञानिक सामने आए। एक तरफ आपके हाइगेंस थे और एक तरफ आपके थे न्यूटन। और न्यूटन के साथ में आपके आइंस्टीन भी आते हैं, जिन्होंने E = mc² का जो फार्मूला एक है उसकी क्या कहते हैं व्याख्या भी की थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये व्याख्या हो रही थी तो वहाँ पे दो तीन चीज़ें आप सामने निकल के आई। जैसे बात की जाए कि दोहरी प्रकृति में क्या हुआ कि यहाँ पे प्रकृति में दो चीज़ें सामने आ गई। कुछ लोगों ने कहा, जैसे न्यूटन साहब थे और एक तरफ हाइगेंस साहब थे, तो न्यूटन साहब ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में चलता है। कैसे चलता है, कणों के रूप में चलता है, कणों जैसा उसका व्यवहार होता है। लेकिन कुछ थे जो कहते थे तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों की तरह उसका व्यवहार होता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के यहाँ पे क्या बता दिया गया कि जो प्रकाश होता है उसकी दोहरी प्रकृति होती है। एक उन्होंने कहा तरंगों के रूप में और दूसरी होती कणों के रूप में। अब यहाँ पे इस चीज़ को कहने के बारे में कुछ बातें भी थी और जिसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई भी गई और यहाँ पे उस पर चर्चा भी की जाएगी। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर बात की जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव, यहाँ पे आपके हाइगेंस साहब जो थे उन्होंने क्या व्याख्या की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, और जिसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था। यहाँ पे अगर कणों की बात की जाए ना तो यहाँ पे न्यूटन साहब भी थे, उसके साथ में वो भी थे, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और एक आता है कौन सा, क्राफ्टन प्रभाव, क्राफ्टन प्रभाव। ये दो चीजें आती हैं। इसकी जो व्याख्या की गई ना वो प्रकाश की कणों के रूप में की गई, लेकिन यहाँ पे जो व्याख्या की गई उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जब व्याख्या हो रही थी तो दो चीज़ें मिली। एक तो ये देखने को मिला, कहा गया क्या कि इससे क्या व्याख्या हुई, प्रकाश के परावर्तन की, परावर्तन की व्याख्या की गई, परावर्तन। दूसरा आ जाता है अपवर्तन, अपवर्तन हो गया। अगला आपका आ जाता कौन सा, विवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, ठीक है। अगला आपका आ जाएगा व्यतिकरण, जैसे हो गया, व्यतिकरण हो गया। अगला जैसे हो गया आपका कौन सा, ध्रुवण हो गया, ध्रुवण हो गया। तो यहाँ पे देखने को आपको क्या मिल रहा है कि एक तरफ तो देखो यहाँ पे काहे की व्याख्या मिले, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्राफ्टन प्रभाव। यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये पुरस्कार जो होता है ना, ये किसमें, जो भी फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी, रसायन है, शांति है, साहित्य है, इन क्षेत्रों में एक अद्भुत कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो उसी के लिए जब इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी भौतिकी में, तब इनको प्रदान किया गया था। यहाँ पे बात करेंगे क्या, तो परावर्तन, यहाँ पे हो गया अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। इसकी व्याख्या कैसे हो गई, तो इसकी व्याख्या की गई किस पे, तरंगों को मान करके, और इसकी जो व्याख्या की गई कणों के रूप में मान के। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और सब बातें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। तो इस प्रकार से मैंने आपसे कहे थे
कि लगभग मैं आपको 10 पॉइंट जो है मैं प्रकाश के गुणों के रूप में लिखवाऊंगा और 10 पॉइंट लिखवा दिए हैं। मैं चाहूँ तो और भी आपको बता दूं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है, जो आपका लेवल है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गई है, क्योंकि ये कक्षा 10 की क्लास है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लास तो नहीं पड़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 10 के लेवल का है, तो इतना ही पूछेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर प्रकाश के गुणों से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? बताइए आपको कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या, प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा मेरा वो, ठीक है कोई बात नहीं सर। अब देखेंगे क्या, यहाँ तक हो गया होगा, अब आगे बात करेंगे क्या, यहाँ पे बात करेंगे क्या कि प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी हेडिंग लगी हुई है प्रकाश के परावर्तन की, उस पे बात करेंगे। चलिए, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप लिख रहे हो तो लिखना बंद करेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा ये बनती है कि प्रकाश का किसी चिकनी या खुरदरी सतह पर पड़कर, समझोगे, प्रकाश का किसी चिकनी या फिर खुरदरी सतह पर पड़कर वापस लौट आने की, अधिकांश भाग की, पूरे भाग की नहीं कहोगे, अधिकांश जो उसका भाग होता है वापस लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, एक मैंने कहा चिकनी सतह, एक मैंने आपको बताया क्या, खुरदरी सतह। खुरदरी का मतलब होता है कि जहाँ पे वो क्या हो, बराबर ना हो। जैसे ये वाली आप देख रहे हो क्या, ये एकदम सीधी है और ये कैसी है, ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे जब भी प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगी तो यहाँ से ऐसे लौट गई, यहाँ से ऐसे पड़ी यहाँ पे लौट गई, ऐसे पड़ी यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ा तो ऐसे लौट गई। तो एक तो आ रही है दूसरी जा रही है, एक आ रही है दूसरी जा रही है, एक आ रही है दूसरी जा रही है। अच्छा, यहाँ पे देखो, आप हमें ये बताओगे कि जैसे यहाँ पे प्रकाश पड़ा तो ठीक है ऐसे लौट गया, लेकिन क्या अगर मैं ये बात कह दूं कि प्रकाश अगर इस बार यहाँ पे पड़ जाए तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो ऐसे ही लौटेगा? नहीं, इस बार जो प्रकाश है जब नीचे पड़ेगा तो हो सकता है वो ऐसे ही मुड़ जाए, और हो सकता है कि अगली बार यहाँ पे पड़ जाए तो वो एकदम ऐसे हो जाए, और हो सकता है कि ऐसे पड़े तो एकदम ऐसे ही लौट जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कभी सीधा होकर हो सकता है उसी मार्ग में लौट जाए। तो दो प्रकार से मैंने आपको क्या बताया है, इस वाले में नीचे क्या होती है, पॉलिश, नीचे क्या पाई जाती है, पॉलिश, AgNO3 की होती है। ठीक है, AgNO3 होता है, उसकी पॉलिश होती है। तो जब प्रकाश का परावर्तन हो तो आपने दो प्रकार से देखा, एक चिकनी सतह से, एक खुरदरी सतह से मैंने बताया। तो परिभाषा की बात करोगे क्या तो रटना नहीं है, मेरी बात को समझना है कि प्रकाश का, देखोगे क्या, किसी चिकनी सतह या फिर किसी खुरदरी सतह पर पड़ने पर उसका उस अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग का अपने ही मार्ग में वापस लौट जाना ही, अपने मार्ग मतलब क्या, उसी माध्यम कहोगे, मार्ग नहीं कहोगे, नहीं, परावर्तन ही नहीं होगा। यानी प्रकाश का किसी चिकनी या खुरदरी सतह पर पड़ करके अपने उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो परावर्तन कितनी प्रकार से आप देखोगे, यहाँ पे दो, एक चिकनी सतह से, एक खुरदरी सतह से। एक कैसी, चिकनी सतह से हो गया, चिकनी सतह हो गई, एक चिकनी सतह है, एक कैसी है, खुरदरी है, खुरदरी। ठीक है, दो सतह हो गई। ठीक है, तो एक चिकनी सतह से, एक खुरदरी सतह से। जो चिकनी सतह से होता है वो नियमित, चिकनी सतह से नियमित परावर्तन, भाई अगर इस वाली में पड़ रहा है तो देखो जैसे आ रहा है वैसे लौट रहा है, लेकिन इस वाली में देखो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कभी ऐसे आया तो सीधा चला गया, इस बार आया तो थोड़ा टेढ़ा, इस बार आया तो और भी टेढ़ा हो गया। जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे दो बातें सामने निकल के आई कि चिकनी सतह से नियमित परावर्तन होता है, चिकनी सतह से नियमित परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन देखने को मिलता है। और जो खुरदरी सतह होता है यहाँ से अनियमित परावर्तन देखने को मिलता है, अनियमित परावर्तन। दो चीजें हो गई,
देखो मैंने दोनों बता दी हैं। अब यहाँ पे नीचे क्या करेंगे कि जो आपका परावर्तन है इसकी परिभाषा लिख लेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी कि प्रकाश की किरण का किसी चिकनी या स्लैश मार के लिखेंगे, चिकनी या खुरदरी ठीक है, खुरदरी सतह पर पड़ने पर उसके अधिकांश भाग का उसी माध्यम में वापस लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ कि नहीं? परिभाषा भी आपकी क्लियर हो गई कि नहीं? क्या कह रहा है? प्रकाश की किरण का किसी चिकनी या खुरदरी, देखो ये चिकनी और ये खुरदरी सतह पर पड़ने पर क्या कर रहा है? उसके अधिकांश भाग का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो ऐसे आई तो क्या नीचे आई कि नहीं? उस नहीं आई, ये ऊपर क्यों लौट गई? उसी माध्यम में, जहां से आई थी उसी माध्यम में लौट गई। और ये पूरी की पूरी घटना प्रकाश के परावर्तन पर आधारित चीजें मैंने आपको बताई हैं। बात समझ में आ गई होगी आशा है। और ये जो परिभाषा है ये भी आपकी समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे ये आपकी क्या होगी? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना वो किस प्रकार से होता है और कैसे कैसे अगर बात की जाए तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है कहाँ से? समतल, और एक होता है किससे? गोली। तो उस पर बात करेंगे, आप इसे नोट कर लें। मैं तब तक आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही क्लास ले रहा था और पूरी क्लास हो गई भाई साहब। उसके बाद में मैं देखने गया तो देखा कि यार वीडियो ही नहीं चल रही है। और भाई साहब 1 घंटे की मेरी क्लास चली गई और मेरी पूरी पढ़ाई ही बेकार चली गई। तो तब तक आप इसे नोट कर लें, मैं एक बार चेक कर लूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो जल्दी से तब तक आप इसे नोट करेंगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जल्दी से नोट कर लें जिससे आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएँ। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, इससे पहले आप क्या करेंगे? इसे नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट कर लें भाई। ठीक है, जल्दी से नोट करें, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। हो गया नोट भाई? हो गया कि नहीं? जल्दी से बताएंगे। हो गया नोट? चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या? प्रकाश के परावर्तन की। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो प्रकाश का परावर्तन है, परिभाषा आपकी मैंने क्लियर करवा दी है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस प्रकार की सतहें हो गई, मैंने ये भी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि परावर्तन किन किन सतहों से होता है। एक यहाँ पे देखेंगे क्या, एक समतल सतह से, एक होता है गोलीय सतह से। ध्यान दीजिएगा, एक जो आपका होता है समतल सतह से होता है, समतल सतह, एक समतल सतह से, और दूसरा होता है गोलीय सतह से। गोलीय सतह से, सतह से दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब जब समतल सतह की बात करेंगे ना, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो समतल सतह की बात आएगी ना तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे गोली में
तो गोली में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे दो भागों में बांटेंगे। दो भागों की बात की जाए तो दो भाग आपके कौन कौन से हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक आपका होता कौन सा, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। एक आपका होता कौन सा, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। दो पढ़ेंगे, एक मैंने आपको कौन सा बताया है यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कौन सा, अवतल दर्पण, और दूसरा जो पढ़ने को मिलेगा उस कौन सा होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा एक समतल सतह से देखने को मिलेगा, एक आपको गोलीय सतह से। तो समतल सतह में हम लोग पढ़ेंगे क्या, समतल दर्पण के बारे में, और गोलीय सतह से हम लोग पढ़ेंगे किसमें कि अवतल दर्पण, और जो आपका उत्तल दर्पण होता है इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण से, उसके बाद में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या कि समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। पहले हेडिंग क्या बनाएंगे, समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये सारी चीज़ें देखिए। तो यहाँ पे जब भी बात करते हैं समतल सतह, तो मैंने जब आपको समतल दर्पण के बारे में अगर बात की जाए, जो जिससे आप क्या करते हो मेकअप वाला आपका क्या होता है, मिरर जो शीशा होता है, वैसे अगर मैं उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो आप देखते हो जैसे ऐसे लगा होता है, तो उसमें पीछे क्या होती है, पॉलिश होती है, और आगे आप क्या करते हो अपना चेहरे को देखते हो ऐसे। भाई ऐसे ही तो देखते हो ना कि जैसे ये लगा तो पीछे पॉलिश है और आगे से आप देखते हो। और मान लिया जाए कि वहाँ पे क्या हो कि पॉलिश ना हो, तो आप ऐसे देखोगे तो पीछे तो निकल जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो पीछे एक जो दर्पण होता है उसमें पीछे की ओर एक में क्या पाई जाती है, जो AgNO3 होता है उसकी क्या पाई जाती है, पीछे पॉलिश पाई जाती है, और आगे से क्या होता है उसमें परावर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे समतल दर्पण बनाते हैं ये। तो समतल दर्पण थोड़ा सीधा सा बनाएं, अच्छा लगे देखने में। ये जैसे ये बन गया, अब पीछे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके एक पॉलिश होती है AgNO3, यानी AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। ठीक है, ये क्या होती है पॉलिश किसकी, AgNO3, यानी क्या होती है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गई इसकी पॉलिश। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या, परावर्तन की। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एकदम सीधी लाइन होती है ऐसे, एकदम सीधी, ये जो लाइन होती है इसे हम लोग कहते हैं क्या, एन इंग्लिश में बोले तो नॉर्मल कहते हैं, इसलिए एन नाम दिया जाता है। और अगर बात की जाए तो हिंदी में इसे बोलते हैं अभिलंब। ये होता है क्या, अभिलंब हो गया। अब इस सतह पे आपको ध्यान देना है कि एक किरण क्या की जाती है, यहाँ से ऐसे डाला जाता है, यहाँ पे इस टाइप की। इस किरण को हम लोग अगर ऐसे आ रही है तो इस पर एक चिन्ह बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जो दिखाता है कि ये किरण इधर को आ रही है। और आने के बाद में जब ये ऐसे वापस जाती है तो यहाँ पे एक चिन्ह ऐसे लगा देते हैं, जो ये दिखा रहा है कि ये किरण आने के बाद में वापस जा रही है। ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया A, ये जो बिंदु है इसे B, और इसे नाम दे दिया C। ठीक, अब इस किरण का एक नाम होता है, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। नाम होता है क्या, आपतित किरण। और जो ये वापस जा रही होती है इसे कहते हैं कौन सी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, जहां पे ये दोनों बिंदु बनाती है इसे कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे, दोनों तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी
कि जो किरण आती है यहाँ पे पड़ती इसे कहते हैं आपतित किरण, और जो वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे ये दोनों मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देना है, क्या यहीं पे कॉन्सेंट्रेट होंगे कि जितने पे यहाँ पे कोण बनता है ना उतने पर ही परावर्तन होता है। जितने पे, अगर यहाँ पे 30 पे आई है ना तो परावर्तन 30 पर ही होगा, अगर 60 पे आई है तो यहाँ पे 60 पर ही होगा, 70 पे आई है तो यहाँ पे 70 पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसका एक नाम दिया जाता है आई, और जो यहाँ पे कोण बनता है इसे कहते हैं हम लोग आर। इसे कहते हैं आपतन कोण और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे कहते हैं कौन सा? आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और जो ये होता है इसे कहते हैं कौन सा? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और याद रखना, इससे यहाँ से एक चीज ये देखने को मिली कि यहाँ पे जो आपका कोण आई होता है ना वह कोण आर के बराबर होता है। सदैव जो कोण आई होता है वह कोण आर के बराबर होता है। यानी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ये 30 का है तो ये भी 30 होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा। समझ रहे हो ना? तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है कि भाई जैसे ये किरण है, मैं धीरे 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 करके मैं इसे इधर ले आऊँ और एक समय ऐसी परिस्थिति में बनाऊं कि इस किरण को मैं यहाँ से डालूं तो याद करो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये जितना कोण कम होगा ये भी तो कम होगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। भाई जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से इस किरण को मैं 30 से डाल रहा था तो ये भी 30 थी, तो जब ये मैं इधर को बढ़ाता तो ये कोण बढ़ता तो ये भी बढ़ता। मैं मानता हूँ कि पहले मैंने इसे 30 पे डाला था, अब मैंने इसे और बढ़ा दिया, ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो जैसे जैसे ये इधर आएगा तो 30 की जगह हो सकता है 15 हो गया हो, तो ये भी तो कम होकर 15 हो जाएगा। जब मैं इसे यहाँ पे लाऊंगा तो इन दोनों के बीच में 0 का कोण बनेगा। भाई मैं सीधा एकदम डाल रहा हूँ ना तो कोई कोण ही नहीं है, तो ये भी जाके जानते इसी में क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, और जो ये भी कोण होगा वो 0 होगा। तो याद रखना, यहाँ से मैंने इस पॉइंट को क्यों बताया कि जब भी प्रकाश की किरण होती है क्या अभिलंब से डाली जाती है तब उनके बीच में 0 का कोण बनता है। ठीक है, यानी अगर बात कर ली जाए क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से डाली जाती है तब उनके बीच में कोई भी कोण नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये क्या था? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बातें थी। अब यहाँ पे इसके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण आयतन बिंदु, देखोगे क्या आपतित किरण, और उसके बाद में देखोगे क्या परावर्तित किरण, और आज यहाँ पे देखो क्या जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऊपर ही क्या, कोई नीचे ही क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बनेगा, इस वाले को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन नहीं यहाँ पे आयतन बिंदु लिखिए भाई, आयतन बिंदु पर खींचा गया, आयतन बिंदु पर खींचा गया, खींचा गया, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं। ये आपका क्या था कि जो पहला वाला ये नियम था वो मैंने लिख दिया। परावर्तन के 2 नियम हैं जिसमें से मैंने आपको पहला बताया है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी।
बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं क्या कि कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर, कोण आई बराबर हो जाएगा क्या, कोण आर। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या था कि जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि और भी चीज़ें जानेंगे, लेकिन आज नहीं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी, दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के, मैंने आपको दोनों बता दी। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यही दोनों नियम किसके हैं, प्रकाश के परावर्तन के हैं। तो आशा है कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर से समझ में आई होंगी। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी बातें इसमें समझ में ना आई हों, तो वैसे ये लाइव तो ज़्यादातर मैं आपको लाइव ही क्लासें देता हूँ, लेकिन लाइव के साथ में मैं आपको क्या करता हूँ, ऑफलाइन भी क्लासें देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो क्लास है ये वीडियो के रूप में आपको प्राप्त हुई है, तो ये मत आप समझिएगा कि भाई सर को हमारा जो कमेंट है वो नहीं प्राप्त होगा। आपका कमेंट मिलेगा, आप इस क्लास को पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे ही आपका कमेंट हमें प्राप्त होगा मैं तुरंत उसे देख के आपको उससे संबंधित जो भी बातें हैं या फिर उस पर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा और आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। तो चलिए, जैसा भी आपने इससे सीखा हो वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लिखने के बाद में आप हमें बताइएगा। फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ में, नई क्लास में, नई ऊर्जा के साथ में और नई क्लास में। और यहाँ पे जो भी बातें बताई गई हैं उसके आगे, है ना। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।